डियर स्टूडेंट्स, हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा आज का डिस्कशन जो है वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रम लाइंस बनती हैं उन स्पेक्ट्रम लाइंस की इंटेंसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करें। यानी जो स्पेक्ट्रम में लाइंस आती है उनकी इंटेंसिटी वेरी करती है। कुछ लाइंस छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बड़ी होती है, फिर वापस बाद में लाइंस जो है छोटी होती चली जाती हैं, उनकी हाइट जो है वो कम ज़्यादा होती है। तो ये जो इंटेंसिटी आ रही है, इस इंटेंसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करें। जनरली ये बताया गया है कि जो इंटेंसिटीज़ हैं वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है, दो कारक पर निर्भर करती है। पहला जो फैक्टर है वो ये कहा गया कि विभिन्न ऊर्जा स्तरों में अणुओं के संक्रमण की प्रोबेबिलिटी के ऊपर हो सकता है ये स्पेक्ट्रम लाइंस की इंटेंसिटी डिपेंड करती हो। यानी इस फैक्टर के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल्स J बराबर 0 में हैं वो J बराबर 1 में संक्रमण करेंगे, J बराबर 1 वाले 2 में जाएंगे। तो हो सकता है J बराबर 1 से J बराबर 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और J बराबर 0 से J बराबर 1 में जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो इस आधार पर जिस संक्रमण की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की इंटेंसिटी को इफ़ेक्ट करेगा वो। दूसरा जो फैक्टर बताया गया है वो है विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों की सापेक्ष पॉपुलेशन क्या है। यानी जो इंटेंसिटीज़ है वो घूर्णन ऊर्जा स्तरों की पॉपुलेशन या उनकी संख्या पर डिपेंड करती है। यानी इसके अकॉर्डिंग हम यूँ कह सकते हैं कि अणुओं की संख्या J बराबर 1 ऊर्जा स्तर की तुलना में J बराबर 0 स्तर में कम है या अधिक है, उस पर डिपेंड करेगा कि J बराबर 0 से ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या J बराबर 1 से ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। तो ये दो फैक्टर्स जो हैं वो स्पेक्ट्रम लाइन की इंटेंसिटी को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन ये बताया गया है कि ये जो फर्स्ट फैक्टर था प्रोबेबिलिटी वाला वो इंटेंसिटीज़ को इतना इफ़ेक्ट नहीं करता। यानी जो प्रोबेबिलिटी है वो हर रोटेशनल एनर्जी लेवल से अपने हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी सबकी समान होती है। यानी जो प्रोबेबिलिटी J बराबर 0 से 1 में होगी वही प्रोबेबिलिटी J बराबर 1 से 2 की होती है। तो इसका मतलब ये जो फैक्टर है वो इंटेंसिटीज़ को इतना प्रभावित नहीं करता। ये जो दूसरा फैक्टर है वो फैक्टर कहा गया कि स्पेक्ट्रम लाइन की इंटेंसिटी को प्रभावित करता है। इस सेकंड फैक्टर के अकॉर्डिंग जो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटीज़ है वो इंटेंसिटीज़ प्रत्येक घूर्णन ऊर्जा स्तर में स्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होती है। यानी जिस घूर्णन ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्पेक्ट्रम लाइन में इंटेंसिटीज़ प्राप्त होती हैं। ये जो अणुओं की संख्या के बारे में बताया गया वो सबसे पहले बोल्ट्जमान ने बताया था। तो इस फैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए बोल्ट्जमान ने एक इक्वेशन दी। ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन बोल्ट्जमान की इस तरह से है, Nj अपॉन N0 इज इक्वल टू Gj अपॉन G0 इंटू e⁻⁻ EJ अपॉन KT, जहाँ K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन केल्विन। जो Nj है वो Nj एक J घूर्णन क्वांटम संख्या वाले घूर्णन ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या को बताता है जिनकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर EJ के रूप में हम लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया जैसे फॉर एग्जांपल J बराबर हम 2 ले लें तो दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर में स्थित अणुओं की संख्या की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और दूसरे घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान यहाँ पे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से N0 जो है वो घूर्णन क्वांटम संख्या J का मान 0 है। उस स्थिति में यानी J बराबर 0 में अणुओं की संख्या क्या है उसको हम यहाँ N0 से प्रदर्शित करेंगे। और दूसरे जो दो और यहाँ संकेत हमने लिख रखे हैं वो है Gj और G0। तो Gj व G0 जो है
वो घूर्णन ऊर्जा स्तर J तथा घूर्णन ऊर्जा स्तर J बराबर 0 की डीजेनरेसी यानी समभ्रंशता को दर्शाने वाले कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इस प्रकार से ये Nj/N0 जो है वो एक अणुओं की सापेक्ष संख्या को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ ये जो डीजेनरेसी है समभ्रंशता, उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दें। जिस प्रकार किसी परमाणु में p समभ्रंशता या p डीजेनरेट कक्षकों की संख्या 3 होती है, यानी डीजेनरेट का मतलब हो गया समान ऊर्जा स्तर पर उपस्थित कक्षक। तो p के जो है वो 3 होते हैं समान ऊर्जा स्तर, px, py और pz। इसी तरह से तो यानी p कक्षकों की डीजेनरेसी 3 हो गई। इसी प्रकार से d कक्षकों की डीजेनरेसी जो होती है 5 होती है, क्योंकि 5 समान ऊर्जा स्तर के d कक्षक होते हैं। इस बेस पर, इस तथ्य के आधार पर घूर्णन ऊर्जा स्तरों की डीजेनरेसी जो दी गई उसके लिए वैल्यू दी गई, वो वैल्यू होती है 2j+1 होती है, जहाँ j जो है वो कहलाती है घूर्णन क्वांटम संख्या। तो यदि हम इसमें j बराबर 0 रख दें तो j बराबर 0 रखते ही j बराबर 0 में उपस्थित घूर्णन ऊर्जा स्तरों की संख्या का मान जो होगा यानी G0 वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में हमेशा G0 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि ये फैक्टर किसको व्यक्त करता है, N0 को व्यक्त करता है। तो G0 जो है वो 1 हो गया और Gj जो है इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती जाएगी। किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फार्मूला होगा 2j+1। तो हम यहाँ पर इस समीकरण में, इस इक्वेशन में 2j+1 डिवाइडेड बाय 1 कर दें तो 1 डिवाइडेड बाय 1 को शो नहीं भी करें तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, Nj/N0 इज इक्वल टू 2j+1 इंटू e⁻⁻ej/kT। इसका मतलब ये हो गया, जैसा हमने पहले कहा, इंटेंसिटी, स्पेक्ट्रम लाइन की इंटेंसिटी जो है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो इंटेंसिटी जो है इस प्रोपोर्शनल टू Nj/N0 इस पद पर निर्भर करेगी और Nj/N0 इज इक्वल टू है 2j+1 इंटू e⁻⁻ej/kT। तो इस प्रकार से इंटेंसिटी जो है ये दो फैक्टर हो गए, एक तो ये अणुओं की घूर्णन ऊर्जा स्तरों की संख्या डीजेनरेसी और एक ये एनर्जी वाला पद हो गया। इसी को हम इक्वेशन को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी है EJ वो बराबर होगा H गुणा C इंटू E⁻J। हमने पहले एक फार्मूला लिखा था, घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा का मान सेंटीमीटर इनवर्स में जब लिखते हैं तो उस समय हम संकेत काम में लेते हैं, E के ऊपर बार लगा देते हैं, J घूर्णन क्वांटम संख्या हो गया, इजिकल टू हमने लिखा था, एक इक्वेशन थी B J इंटू J+1। या B जो है वो उस अणु का घूर्णन स्थिरांक कहलाता है और J जो है घूर्णन क्वांटम संख्या है। तो हम यहाँ पर ये जो पद था एनर्जी का वो था सेंटीमीटर इनवर्स में। मैंने उस समय उस वीडियो में भी बताया था कि अगर हम इस सेंटीमीटर इनवर्स को वापस एनर्जी यानी जूल या अर्ग में कन्वर्ट करना चाहें तो इस सेंटीमीटर इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लांक कांस्टेंट और प्रकाश के वेग से। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें H इंटू C से, तो ये जो एनर्जी वाला पद है जो सेंटीमीटर इनवर्स में था वो वापस जूल या अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम अब इक्वेशन लिख सकते हैं Nj/N0 इज इक्वल टू 2j+1 इंटू e⁻⁻। अब जो ये E बार वाला पद था जिसको हमने चेंज कर दिया इस तरह से, EJ हमारे इक्वेशन में EJ है, तो इस EJ की जगह हम लिख दें माइनस, ये हो जाएगा BJ इंटू J+1, ये तो इस E बार की जगह लिख दिया और आगे मल्टीप्लाई कर दें HC से, तो ये हो गया HC और डिवाइड कर दें KT से। तो ये जो इक्वेशन हो गई वो एक हम कह सकते हैं बोल्ट्जमान इक्वेशन हो गई, जो अणुओं की सापेक्ष संख्या जो है वो किस प्रकार से परिवर्तित होगी, किस पर निर्भर करेगी, वो उनको बताता है। तो अणुओं की सापेक्ष संख्या एक तो इस डीजेनरेसी पद पर डिपेंड करती है और इस एनर्जी वाले पद पर डिपेंड करती है।
इस समीकरण को जब हम और एक्सप्लेन करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम यहाँ बताएं, वो ये इस प्रकार से है। इस समीकरण के अनुसार nj/n0 का मान प्रारंभ में बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते वो एक मैक्सिमम, एक अधिकतम को प्राप्त होता है और फिर उसके बाद nj/n0 का मान धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे हम j के मान में वृद्धि करेंगे। यानी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, nj/n0 का मान पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, मैक्सिमम तक पहुंचेगा, अर्थात एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर अणुओं की संख्या जो होगी वो मैक्सिमम होगी। या हम दूसरे शब्दों में यूँ कह सकते हैं, जैसे जैसे हम नीचे निम्न घूर्णन ऊर्जा स्तर से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, अणुओं की संख्या के मान में वृद्धि होगी, मैक्सिमम तक पहुंचेगी और उसके बाद में अणुओं की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाती है, जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है। nj/n0 का अधिकतम मान j के जिस मान पर प्राप्त होता है उसे हम j मैक्सिमम कहते हैं। यानी जब नीचे से हम ऊपर बढ़ रहे हैं, विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तर को हम देख रहे हैं, तो j का एक ऐसा मान होगा, वो हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो सकता है। तो किसी एक j के मान पर अणुओं की संख्या मैक्सिमम होगी, अर्थात उस घूर्णन ऊर्जा स्तर में अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। उस घूर्णन ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करने वाले घूर्णन क्वांटम संख्या का जो मान होगा, जिसको हमने j से लिखा है, तो वो अधिकतम मान जिस घूर्णन ऊर्जा स्तर में होगा उसको हम j मैक्सिमम कहते हैं। j मैक्सिमम की वैल्यू हम इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। हम क्या करें कि जो ये इक्वेशन है, nj वाली जो वैल्यू है, dnj हम अवकलन कर दें nj का j के सापेक्ष, dnj/dj इज इक्वल टू जो इक्वेशन थी gj इंटू e⁻−ej/kt, इसको j के सापेक्ष हम अवकलन कर दें और इस अवकलन का हल हम कर दें 0, तो हमें j मैक्सिमम जो है वो प्राप्त हो जाता है। इस इक्वेशन का हल 0 करने पर j मैक्सिमम की जो वैल्यू आती है वो फार्मूला है j मैक्सिमम इज इक्वल टू √k इंटू टी डिवाइड बाई 2 इंटू बी इंटू एच इंटू सी, और अंडर द रूट के बाहर है -1/2, जहाँ के वही है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, घूर्णन स्थिरांक, प्लांक कांस्टेंट, और ये है प्रकाश का वेग। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम उसके घूर्णन स्थिरांक का मान रख दें, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं, एक 298 केल्विन पर, तो J मैक्सिमम की वैल्यू जो है वो 7 आती है इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए जो विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तर हैं, जिनके लिए घूर्णन क्वांटम संख्या का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा ऊपर तक है, तो जब घूर्णन क्वांटम संख्या का मान 7 जहाँ पर है, या जो ये घूर्णन ऊर्जा स्तर है, वहाँ पर अणुओं की संख्या जो होगी अधिकतम होगी, और जहाँ पर पॉपुलेशन अधिकतम है वहीं से अपने उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण होने की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब J बराबर 7 से उच्च ऊर्जा स्तर में जो संक्रमण होगा, उस संक्रमण के फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रमी रेखा बनेगी, उस स्पेक्ट्रमी रेखा की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता जो है वो nj/n0 पर निर्भर करती है, या अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए J मैक्सिमम का मान 7 आता है, जहाँ पर अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, तथा यहाँ से संक्रमण के फलस्वरूप बनने वाली रेखा की तीव्रता भी अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम अब यहाँ एक प्लॉट करें, एक ग्राफ लें जिसमें एक्स एक्सिस पर घूर्णन क्वांटम संख्या J के विभिन्न मानों को लिखा जाए और यहाँ पर nj/n0 के मानों को अंकित किया जाए। तो ये देखा गया कि जैसे जैसे J के मान में वृद्धि हो रही है, अणुओं की संख्या में सापेक्ष जो है वो वृद्धि होती चली जा रही है, बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम तक पहुंची nj/n0, और फिर उसके बाद
यानी ये एक मैक्सिमम वैल्यू हो गई एक j के एक मान पर। और इसके बाद जो है जैसे ही हम j के मान में वृद्धि करेंगे nj/n0 की वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो j के इस मान पर nj/n0 की वैल्यू अधिकतम होती है। यहाँ पर ये जो j का मान है, इस j के मान से इसके उच्च j के मान में जो संक्रमण होगा, घूर्णन संक्रमण होगा, उस संक्रमण के फलस्वरूप बनने वाली स्पेक्ट्रमी रेखा की तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी। और इससे इस j के मान से कम j के मान से जो संक्रमण होंगे उसके फलस्वरूप बनने वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता कम होगी, ये अधिकतम होगी। और उसके बाद वापस जो है तीव्रता है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वह पुनः अणुओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो अर्थात रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पेक्ट्रमी लाइंस बनती हैं उनकी तीव्रताएं जो हैं विभिन्न घूर्णन ऊर्जा स्तरों में स्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करती हैं। संख्या नीचे से ऊपर जाने पर धीरे धीरे बढ़ती हैं, मैक्सिमम तक पहुंचती हैं और उसके बाद पुनः कम होने लग जाती है। तो जहां पर अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वहां से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण से के फलस्वरूप बनने वाली स्पेक्ट्रमी रेखा की तीव्रता भी सबसे ज़्यादा होगी। इस प्रकार से हम घूर्णन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रताओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं।